हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवेफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक सब्जेक्ट है जिसको आप बुक भी कह सकते हो, वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी जो यूनिट 6 तक की जो सेकंड पार्ट तक की वीडियोस है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, फर्स्ट से लेकर 6th यूनिट तक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम अपनी जो यूनिट 6 है उसको भी कंप्लीट कर देंगे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय से संबंधित है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सबसे पहले वाले पार्ट में प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन की बात कही थी, फिर उसके बाद हमने जाना था कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, ठीक है। और फिर समता सिद्धांत का इतिहास भी हमने देखा था, जो कि महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में भी हमने जाना था, और बाकी गुरु नानक, रविदास, सत्यनारायण गुरु और भी हमने देखा था कि उन्होंने समतामूलक समाज के लिए क्या क्या किया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सामाजिक न्याय की वर्तमान स्थिति कैसी है, मतलब जो सामाजिक न्याय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो भी विचार रखे गए थे सामाजिक न्याय को लेकर, तो वर्तमान में उसकी स्थिति क्या देखने को मिलती है हम वो देखते हैं। भारतीय संविधान में से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल देने के बाद भी कोई खास परिणाम मतलब रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनमें एक और अधिकार था जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, वो था संपत्ति का अधिकार। लेकिन उसे क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था और उसकी जगह पर एक अधिकार ला दिया गया जिसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से निकाल देने के बाद आज भी हमें खास कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है कि उसको चेंज करने में हमें कौन सा रिजल्ट दिखा, ठीक है। भारत में ब्रिटिश लोगों के आने से भारतीय लोगों की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया, मतलब नकारात्मक परिवर्तन भी आए थे। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जब ब्रिटेन के लोग भारत में आए तो उन्होंने कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी किए थे भारत के अंतर्गत, जैसे रेलों का विकास किया था उन्होंने, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनके द्वारा छोड़े गए नकारात्मक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी ब्रिटिश लोगों ने भारत के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था या फिर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है, तथा भारतीयों के बहुत से अधिकारों को हनन भी किया था, ठीक है। उनके अधिकार छीन भी लिए थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषित मतलब एक्सप्लॉयटेशन भी किया गया था। आदिवासी लोगों को अपनी भूमि पर पराया होना पड़ा, ठीक है। जैसे ब्रिटेन के लोग आए तो आदिवासी जो लोग थे, ठीक है, उनको सबसे नीचे माना जाता था और साथ ही साथ उनको उनकी भूमि से ही क्या कर दिया गया, पराया कर दिया गया, जो उनकी खुद की भूमि होती थी। और बात करें अगर जंगलों की, तो जंगल पर सरकार ने अपना अधिकार कर लिया तथा आदिवासियों की ओर कोई चिंता व्यक्त नहीं की, ठीक है। सरकार ने क्या करा, जंगल में रहने वाले जो आदिवासी थे उनको तो पराया कर दिया, लेकिन उनके जो जंगल थे, जो उनके एक तरीके से निवास स्थान बोल सकते हैं, उनके रहने का स्थान था, आदिवासियों के रहने का स्थान था जंगल या वन, ठीक है। उनको क्या कर दिया, जंगलों को तो उन्होंने अपने अंडर में ले लिया सरकार ने, लेकिन जंगल में रहने वाले या फिर जिनकी वो ज़मीनें थी आदिवासियों की, उनको क्या कर दिया, पराया कर दिया। उनके बारे में कोई चिंता व्यक्त नहीं की सरकार ने। सामाजिक न्याय प्राप्ति ने, ठीक है, सामाजिक न्याय की प्राप्ति में दूसरी समस्या हमारी कानून व्यवस्था भी है। ये कानून व्यवस्था गलत और असंगत है। विकास और क्रियान्वयन सब पश्चिमी देशों के विकास मार्ग को अपना आदर्श मानते हैं। वर्तमान में धर्म, भाषा, जाति और प्रजाति के आधार पर अनेक भेदभाव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। निर्धनता व्याप्त है तथा अमीर और गरीब का अंतर विद्यमान है अभी भी। तो सामाजिक, जब इतनी सारी चीज़ें होगी तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे हो सकती है, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है ये अपनी वर्तमान की स्थिति हम बता रहे हैं, ठीक है। और सामाजिक आधार पर ऊंच नीच का वातावरण स्पष्ट दृष्टिकोण हो रहा है, ठीक है। मतलब समाज में क्या हो, ऊंच नीच की भावना अभी भी क्या हो रही है, दृष्टिगत हो रही है, ठीक है, हमें साफ साफ दिखाई भी देती है। समाज में भ्रष्टाचार का उन्मूलन अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग या फिर बहुत सारे लोग जो है वो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का क्या करते हैं, प्रसार करते जा रहे हैं। तो ये बातें तो होती है अपनी सामाजिक न्याय की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो सामाजिक न्याय अभी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई भी समाज में न्याय की ओर नहीं बढ़ रहा है।
अब हम देखेंगे एक और टॉपिक, सामाजिक न्याय के लिए बाधा, और इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक न्याय की वृद्धि के लिए सुझाव। मतलब सामाजिक न्याय के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो बाधा डाल रही है या जिसकी वजह से सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और बात करें अगर उसके अपोजिट, तो सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या सुझाव रखने चाहिए, वो भी हमारे 4 या 5 पॉइंट है। तो इसके बाद अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने ब्लैक पॉइंट मतलब जो है ना मेन हेडलाइन वो लिखी है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा। तो देखते हैं सबसे पहला, सामाजिक न्याय के लिए बाधा कौन कौन सी है। पहला है योजनाबद्ध आर्थिक विकास का अभाव। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के अंतर्गत गरीबी और बेरोजगारी, असमानता या फिर अन्यायपूर्ण जो पक्षपातपूर्ण रवैये है ना, ये एक दूसरे के कारण क्या हो सकता है, हमारे जो भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के अंदर सामाजिक न्याय को उद्देश्य को हमने पूरा नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मतलब भारत के अंतर्गत गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, असमानता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को आज़ाद हुए और संविधान को लागू हुए बहुत समय हो चुका है, लगभग 70 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी इन सभी प्रॉब्लम्स को हम दूर नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेन कारण है योजनाबद्ध आर्थिक विकास का अभाव। ठीक है, आर्थिक विकास हुआ ही नहीं है, मतलब ना के बराबर हुआ है। क्योंकि योजनाबद्ध मतलब हमारे भारत में क्या है, पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया कि हर 5 वर्ष के बाद क्या होगी, योजना तैयार की जाएगी। लेकिन योजनाबद्ध आर्थिक विकास होने के बावजूद भी उसकी कमी हमें महसूस होती है, क्योंकि आज भी भारत में गरीबी देखने को मिलती है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और समाज के अंदर असमानता बहुत ज़्यादा विद्यमान है और लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि समाज में आज भी क्या है, आर्थिक विकास की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। जैसे जैसे मतलब हम सबको पता है कि देश में क्या हो रही है, हर पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल के बाद योजना तैयार की जाती है। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारी पंचवर्षीय योजना तैयार हो चुकी है। तो देश में हर पंचवर्षीय योजना के साथ ना बेरोजगारी भी क्या होती गई है, बढ़ती गई है। प्रथम योजना के शुरुआत में अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी की संख्या लगभग थी 33 लाख, लेकिन आज वो बढ़कर कितनी हो चुकी है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 33 लाख और 3 करोड़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले बेरोजगारी 33 लाख थी लगभग, और आज कितनी हो चुकी है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। लाख को करोड़ों में बदल दिया गया है और बेरोजगारी इतनी फैल गई है। तो पंचवर्षीय योजना या फिर जो योजनाबद्ध आर्थिक विकास का तरीका था उसमें अभी भी कमी हमें देखने को मिलती है। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय में बाधा आ रही है। तो सामाजिक न्याय में बाधा को दूर करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि योजनाबद्ध आर्थिक विकास को सही से चलाना। ठीक है, जो भी योजना या पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है उसको हमें सही से चलानी चाहिए ताकि आर्थिक विकास को हम प्राप्त कर सकें। और आर्थिक विकास प्राप्त होगा, बेरोजगारी दूर होगी, गरीबी दूर होगी और अन्याय लोगों के साथ नहीं होगा, और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की भी प्राप्ति हो जाएगी। और दूसरी अगर हम बात करें मूल्य स्तर में वृद्धि, तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया तो कीमत स्तर भी क्या हो रहा है, वस्तुओं का कीमत स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण सामाजिक न्याय में बाधा आ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें जटिल न्याय व्यवस्था की, तो जटिल न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ये बताया गया कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, और समाज की जो मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि सोच भी नहीं रखते कि अगर उनको मान के चलो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है और वो न्याय मांगने के लिए अगर कोर्ट में जाते हैं तो उनको इतना समय लग जाता है कि इतने में उनकी जो मतलब महत्व होता है ना न्याय का, वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा विलंबकारी है। विलंबकारी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा देर लगता है न्याय प्राप्त करने में, जो अपने देश की न्याय व्यवस्था है, और इसमें वर्षों तक मुकदमे भी चलते रहते हैं और ये गवाहों की गवाही पर भी निर्भर करता है। ठीक है, मतलब गवाही कौन देगा, कैसे देगा, इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इस प्रकार अधिकांश मुकदमों के जो निर्णय होते हैं ना उसमें इतनी देर हो जाती है कि न्याय का महत्व जो होता है वो इम्पोर्टेंस समाप्त हो जाती है। ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा खर्चीली भी है। जो न्याय व्यवस्था है ना अपने भारत की, वो बहुत ज़्यादा खर्चीली है। क्यों? क्योंकि इसमें कोर्ट फीस से लेकर वकील और मुंशियों की जो फीस होती है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और न्याय में प्रशासन के स्तर पर बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, भ्रष्टाचार होता है, जिसके कारण एक साधारण व्यक्ति कोर्ट में न्याय मांगने के लिए सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी मतलब पैसे खर्च करके अपने न्याय को प्राप्त कर सके। तो इसी के कारण सामाजिक न्याय में बाधा आ रही है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, और बाकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इन 3 पॉइंट्स की, बाकी सेकंड वाले पॉइंट में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बाकी फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो है वो आपको लेंथी लिखना है।
तो जितनी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो आपको लिखनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी आपको 3 पॉइंट तो दिख रहे होंगे, ये हेडिंग है आपके लिए 3 पॉइंट्स की। अब इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक न्याय की वृद्धि के लिए सुझाव, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति, ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति में बताया कि जो संसद है, मतलब जिसको हम विधायिका भी कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको निष्पक्ष और सख्ती से अपने कर्तव्यों का निर्वाह या फिर अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सामाजिक न्याय और दलितों के लिए जो भी नीति निर्धारण किया जाए उसका क्रियान्वयन ईमानदारी से किया जाना चाहिए। इसके लिए राजनीतिक इच्छा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब राजनीतिक शक्ति मतलब इच्छा शक्ति होगी तो प्रशासनिक इच्छा शक्ति वो खुद ही आ जाती है। तो इससे हमें सामाजिक न्याय की जो है वो प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। अगर राजनीतिक या प्रशासनिक इच्छा शक्ति होगी तो उत्पादन के साधनों का समान वितरण होना चाहिए। अगर सामाजिक न्याय होगा तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो बराबर में बांटे जाने चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति को ज़्यादा मिल गए और दूसरे व्यक्ति को कम। या फिर दूसरा अगर हम देखें तो सामाजिक न्याय हम इस तरह से ही प्राप्त कर सकते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही क्या हो लोगों को उस वस्तु दी जाए, ठीक है। मतलब उस जैसे ये नहीं करना चाहिए कि इस व्यक्ति के घर में मान के चलो 5 व्यक्ति और इस दूसरे व्यक्ति के घर में 2 व्यक्ति है, तो जिसके घर में 2 व्यक्ति है उसको ज़्यादा सामान दे दिया जाए और दूसरे जो घर में 5 व्यक्ति है उसको कम सामान दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, भेदभाव होगा और साथ ही साथ ये सामाजिक न्याय भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग भी उसको सामान देना चाहिए या फिर उसका समान वितरण करना चाहिए अगर संख्या बराबर है तो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें उचित कराधान की नीति, तो जो इसमें बताया गया कि उचित कराधान की नीति, राजकोषीय कराधान नीति ऐसी होनी चाहिए जो आय और धन की असमानता को दूर करने में सफल हो सके। दूसरी बात, गरीबों पर अप्रत्यक्ष कर मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनका भार नहीं बढ़ाना चाहिए। जो सक्षम हो, जो कर दे सकते हैं, उन पर करों का भार उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि एक व्यक्ति अगर कमा रहा है तो उसको ज़रूरी है कि वो टैक्स देगा ही देगा, क्योंकि उसको अपने घर का भी खर्चा निकालना हो सकता है। उसके बाद मतलब घर में केवल वही कमाता हो, तो अगर वो सारा का सारा जितना कमाया है उसने अगर वो सब कुछ टैक्स में दे देगा तो फिर वो घर के लिए क्या बचाएगा, ठीक है। मतलब घर वालों के लिए क्या कर पाएगा। तो इसलिए ना जो सक्षम है टैक्स देने के वो टैक्स दे सकते हैं और उनको उनकी क्षमता के अनुसार ही टैक्स देने के लिए ऐसा कानून बनाना चाहिए। बाकी और जमाखोरों पर कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए। जिनके पास जमा किए जा रहे हैं वैसे उन पर क्या करनी चाहिए, कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए। तो ये बताया गया इसके अंतर्गत। बाकी अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित सामाजिक न्याय पर कार्यरत होना, तो इसकी छोटी सी लाइन है जो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान में जो भी बताया गया सामाजिक न्याय के बारे में, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बताया गया था, तो जो भी सामाजिक न्याय मतलब उस पर ना हमें काम करना चाहिए। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए हमें सामाजिक न्याय के बारे में सोचना चाहिए और दूसरी बात उस पर कार्य भी करना चाहिए। तो साथ साथ व्यवहारिक क्रियान्वयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यवहारिक क्रियान्वयन का मतलब है कि व्यवहार में, रियलिटी में हमें उस पर काम करना चाहिए, तभी हमें सामाजिक न्याय की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो गाइस ये थी अपनी 6th यूनिट और इसी के साथ अपनी जो 6th यूनिट है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे 7th यूनिट की। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।